नमस्कार। आज हम जिस केस फाइल को खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की कहानी है। एक इन्वेस्टिगेटिव नजरिए और रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर के दृष्टिकोण से देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक बहुत बड़े कल्चरल आइकॉन की जान चली गई। हम म्यूजिक, शोहरत और अंडरवर्ल्ड के उस खतरनाक कॉकटेल को डीकोड करेंगे जिसने हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम इस पूरी साजिश की परतें खोलेंगे। हम तार्किक रूप से देखेंगे कि कैसे ब्यूरोक्रेसी की गलतियों, सरहदों के पार फैले क्राइम नेटवर्क्स और डिजिटल दुनिया ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें एक बुलंद आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं शोहरत और उस पर मंडराते खतरे की। एक तरफ पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी और दूसरी तरफ बहुत ही खामोशी से एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह लगती है। अगस्त 2021 में विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या ने इस गैंग राइवलरी में आग में घी का काम किया। फिर 2022 की शुरुआत में सरकार वीआईपी सिक्योरिटी कम कर देती है। 27 मई 2022, वो दिन जब महज एक रूट बिलने की वजह से एक बहुत बड़ा हमला टल गया। लेकिन आपको क्या लगता है, हत्यारे रुक गए? बिल्कुल नहीं। सिर्फ 2 दिन बाद 29 मई को जवाहर के गांव में वो खौफनाक हमला हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। जरा इस अजीब से कंट्रास्ट को समझिए। एक इंसान जो दिन के उजाले में बड़े बड़े स्टेडियम्स में परफॉर्म कर रहा है, पॉलिटिकल रैलियां कर रहा है, लाखों की भीड़ जिसके पीछे है, और वही इंसान बिना किसी बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन के एक काली थार में बिल्कुल अकेला सफर कर रहा है। डार्क वेब पर बैठे लोग उसकी एक एक मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे और हमारा सिस्टम इस हाई प्रोफाइल खतरे को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहा। अब बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स की। आज के मॉडर्न म्यूजिक और सोशल मीडिया ने जाने अनजाने में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के काम को कितना आसान बना दिया है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इंटेलिजेंस की दुनिया में एक टर्म है OSINT, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अंडरवर्ल्ड अब पुरानी फिल्मों की तरह काम नहीं करता। अब आपका गाना, आपकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट महज एक कला नहीं है। क्रिमिनल्स के लिए वो एक बयान है, एक खुली चुनौती है। वो आपकी पब्लिक लाइफ को डेटा की तरह एनालाइज करते हैं और फिर अपना टारगेट सेट करते हैं। हुआ क्या था, बम्बीहा बोले जैसे हिट ट्रैक को राइवल गैंग ने सीधे सीधे अपने खिलाफ एक सपोर्ट की तरह ले लिया। फिर मैनेजर शगनप्रीत पर आरोप लगे कि उसने शूटर्स को दुबई भागने में मदद की। इसके बाद पॉलिटिक्स में आना, मतलब पब्लिक एक्सपोजर और ज्यादा बढ़ गया। उनकी हर एक चाल, हर एक बयान पर दुश्मनों की बारीक नजर थी। आर्ट और जानलेवा गैंग राइवलरी के बीच की लाइन बिल्कुल गायब हो चुकी थी। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी की। एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स जिसने शूटर्स का काम एकदम आसान कर दिया। ये स्टेप्स देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिस्टम को कैसे फेल करें इसका मैनुअल पढ़ लिया हो। पहला, एक पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है कि वीआईपी सिक्योरिटी कम की जाएगी। दूसरा, पर्सनल सिक्योरिटी को सीधे आधा कर दिया जाता है। और तीसरा, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर था, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर उन सभी लोगों की लिस्ट पब्लिकली लीक कर दी जाती है जिनकी सिक्योरिटी हटाई गई थी। सोचिए, इंटेलिजेंस फेलियर का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? आपने खुद गैंगस्टर्स को बता दिया कि आपका टारगेट अब कमजोर है। सिर्फ 2। जी हां, इस भारी कटौती के बाद प्रोटेक्शन के नाम पर सिर्फ 2 गनमैन बचे थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि इतने स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद उस मनहूस दोपहर को वो इंसान उन 2 गार्ड्स के बिना सिर्फ अपने दोस्तों के साथ निकला था। सिस्टम की लापरवाही और ग्राउंड रियलिटी के बीच का ये गैप बहुत भारी पड़ा। चलिए अब जरा इस हमले की प्लानिंग को डीकोड करते हैं। ये कोई लोकल गुंडों का काम नहीं था। इसका स्केल इतना बड़ा था कि आपको सुनकर लगेगा जैसे किसी मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है। इस लॉजिस्टिक्स को समझिए। रास्तों की महीनों तक रेकी की गई, बैकअप के लिए करोला और बोलेरो जैसी गाड़ियां पहले से प्लान की गईं, और हथियार कोई आम बंदूकें नहीं, बल्कि ड्रोन के जरिए सरहद पार से मंगवाए गए हाई ग्रेड ऑटोमेटिक वेपन्स। यहां तक कि उनके पास अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स भी थे। और ये सब कौन ऑपरेट कर रहा था? विदेशों में बैठे उनके आका। हमारे लोकल पुलिस के प्रोटोकॉल्स इस इंटरनेशनल सिंडिकेट के सामने कहीं टिक ही नहीं पाए। 29 मई को जो हुआ वो गुस्से में की गई कोई वारदात नहीं थी। ये एक बहुत ही कोल्ड ब्लडेड, कैलकुलेटेड मूव था। एक परफेक्ट घेराबंदी। उस काली थार को ऐसी जगह फंसाया गया जहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। चारों तरफ से गोलियों की बौछार। मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि बचने की 1% भी गुंजाइश न रहे। घटना के बाद जो हुआ
वो डिजिटल एज के क्राइम और हमारे पुराने लीगल सिस्टम के बीच का सबसे बड़ा टकराव है। एक तरफ हमारी अदालतें हैं, धीमी प्रक्रिया, चार्जशीट, लंबी लंबी बहसें, और दूसरी तरफ कनाडा में बैठा एक गैंगस्टर फेसबुक पर पोस्ट डालता है और पूरी दुनिया के सामने सीना ठोककर कत्ल की जिम्मेदारी लेता है। हमारी न्याय प्रणाली इन इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स की इस इंस्टेंट स्पीड के सामने बिल्कुल लाचार नजर आती है। गोल्डी बराड ने खुलेआम लिखा कि यह विक्की मिद्दुखेड़ा और गुरुलाल बराड की मौत का बदला था। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। ये सिर्फ एक कबूलनामा नहीं था, बल्कि दूसरे गैंग्स और पुलिस को एक सीधा मैसेज था कि असली पावर किसके हाथ में है, और ये सब कोर्ट रूम्स को पूरी तरह से बाईपास करते हुए हो रहा था। आखिर में हमें इस पूरी घटना के उस पहलू को समझना होगा जिसने समाज पर एक बहुत गहरा और कभी न मिटने वाला घाव छोड़ा है। जब हम क्रिमिनल लॉजिस्टिक्स और डेटा की बात करते हैं तो अक्सर इंसानी दर्द पीछे छूट जाता है, लेकिन जरा उस पिता के बारे में सोचिए जो अपने जवान बेटे की लाश पर अपनी पगड़ी उतार रहा है। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं था, ये उस सिस्टम से टूट चुके भरोसे की तस्वीर थी जिसका काम लोगों की हिफाजत करना था, लेकिन जो पूरी तरह से फेल हो गया। आज वो आवाज़ सिर्फ एक सिंगर की आवाज़ नहीं रह गई है, वो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुके हैं। ये केस हमें बार बार याद दिलाता रहेगा कि जब ब्यूरोक्रेसी सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह जाती है तो उसकी कीमत कितनी भारी होती है। इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही डराने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर हमारा सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करने के बजाय हमारी कमजोरियों को खुद लीक कर दे, तो क्या आज के इस दौर में एक बुलंद और बेबाक आवाज होना सुरक्षित है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना है।